स्वागत है। मैं हूं एम एस अख्तर। हमारे साथ इस वक्त सीतामढ़ी ज़िला में जो यूथ आइकॉन जिसको कहा जा सकता है राजनीति में, वो हमारे साथ हैं। हालांकि इन्होंने राजनीति की जो शुरुआत की है, शुरू से ही कभी विवादित नहीं रहे हैं ये राजनीति में। और इस वक्त इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा थाम लिया है। पतंग उड़ाने के बारे में ये सोच रहे हैं। और ये चुनावी मौसम है, ऐसे हालात में इन्होंने पार्टी को जो एक अवसर दिया है और पार्टी ने भी जो इनसे अवसर लेने की कोशिश की है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ जो विधानसभा है सीतामढ़ी में, हालांकि बहुत दिनों से ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा मुस्लिम लीडर जो है वो नहीं उभर करके आया है। तो ये हमको लगता है कि एक युवाओं के लिए एक अच्छी सोच हो सकती है। राजीव जी है, जय कांग्रेस लिख रहे हैं। हर पार्टी के लोग यहाँ इस ज़िला में हैं, हर पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। तो आज हम एक ऐसे युवा से आपको मिलाने जा रहे हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हैं। और इनके आने से पूरा ज़िला उत्साहित है, राजनीतिक तौर पे उत्साहित है। और उनको ये लगता है कि इनके आने से कम ये होगा कि उत्तरी बिहार में एक सीट निकलेगी। और यहाँ तो है कम से कम। और हम इस विधानसभा चुनाव में आप सबको, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी स्पेस से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि हर पार्टी के लोगों से हम मिलना जुलना शुरू करेंगे। हालांकि कोरोना काल में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है। बीजेपी के लोगों से भी मिलेंगे, आरजेडी के लोगों से भी मिलेंगे, जेडीयू के लोगों से भी मिलेंगे, लोजपा के लोगों से भी मिलेंगे। लेकिन शुरुआत इसलिए ज़्यादा हो रही है कि इनके आने से सीतामढ़ी ज़िले में, जो उत्तरी बिहार का एक ज़िला है, नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, वहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। जो पूर्व एमपी थे यहाँ अर्जुन राय, जिनके ज़माने में ज़िला का विकास हुआ, वो सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, जुनैद आलम साहब उनके साथ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारा काम किया है ज़िले का। तो आज इन्होंने ओवैसी साहब की पार्टी ज्वाइन कर ली है और ये चुनाव लड़ने के जुगाड़ में है, सोच रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो आज हम उनसे इन्हीं सारे जो विकास है, युवाओं का जो मुद्दा है, उन पर हम बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। जुनैद साहब, आप हमारा भारत फेसबुक पेज पे इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग, हमारे हज़ारों दर्शक आपको सुन रहे हैं। आप युवा हैं, यूथ हैं, और आपने पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की ज्वाइन की है। और सीतामढ़ी के लिए शायद आपकी पार्टी के लोगों के लिए ज़्यादा फायदा होगा। क्या मतलब एक अजीब सा नहीं लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया कि असदुद्दीन ओवैसी पार्टी की ज्वाइन करनी, आपको ज्वाइन करना पड़ा, और दूसरी राजनीति पार्टी जो थी उस सोच को आपने अलग किया? शायद ये चुनाव को लेकर के किया आपने, चुनावी मौसम की वजह से, या कहाँ से ये बात आपको आई? ऐसी हम्म। ऐसी कोई बात नहीं है कि असद बोलिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को ज्वाइन करना अजूबा बात है। ये संवैधानिक पार्टी है। देश हित में हिंदू मुस्लिम सभी के लिए, सभी जात, सभी धर्म, सभी पंथ के लिए काम करने वाली पार्टी है। हक बोलने वाली पार्टी है। इस पार्टी को ज्वाइन करना फख्र की बात होती है। ये बात अलग है कि चुनाव के वक्त में हमने इसको ज्वाइन किया है, इसलिए थोड़ा आप लोगों को अटपटा लगता होगा। लेकिन मैं सोच बहुत दिनों से रहा था, 2003 से, जब जदयू छोड़ा 2017 में, उस वक्त से ही मैं सोच रहा था कि मैं पार्टी में ज्वाइन जाऊंगा। करूं। लेकिन सही समय, सही मौका नहीं मिला ज्वाइन करने का, इसलिए नहीं किया। अब हमको लगा कि नहीं, इस पार्टी में अब जुड़ ही जाना बेहतर है, इसलिए हम जुड़े हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। भारत के विकास में योगदान देने के लिए चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना लड़ाना तो सदर साहब का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो होगा ना, आपने पार्टी ज्वाइन की हर है, राजनीतिक आश्वासन तो मिला होगा। हर राजनीतिक कार्यकर्ता का ये सपना होता है कि वो सदन में पहुंचे, चाहे वो निचला सदन हो या ऊंचला सदन हो। नहीं, मेरा युवा, भी सपना है कि युवा मैं आपकी सदन में तरफ। पहुंचूं और देश के लिए ही नहीं, दुनिया के भलाई के लिए काम करूं। युवा आपकी तरफ उम्मीद लगा के देख रहे हैं। युवाओं का दौर है, हर राजनीतिक पार्टी यही बोलती है कि हम युवाओं को लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। युवाओं को इस वक्त इससे ज़्यादा उम्मीद है कि लोग बेरोज़गार हैं। अभी तो लॉकडाउन में 12-14 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं, नौकरियां चली गई हैं। और लोग राजनीति के बदलाव से ही अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखते हैं। तो आप खुद युवा हैं, आपने काम किया है, विकास किया है, कभी भ्रष्टाचार का कोई इल्ज़ाम आप पर नहीं लगा, जैसा हम, मेरी जानकारी है। लेकिन जो विपक्षी हैं वो कुछ कह भी सकते हैं, हम आपके पक्षधर नहीं हैं। तो क्या लगता है कि युवाओं की जो उम्मीद है उस पर आप खड़े उतरेंगे? इंशाअल्लाह हर इंसान के उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो या बच्चे हों, माएँ हों, बहनें हों, सबकी उम्मीद पर मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। क्या उम्मीद है, बाजपट्टी विधानसभा से आपको टिकट मिलेगा, जैसा लोग चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जुनैद साहब को बाजपट्टी से लड़ना चाहिए? लोगों का चाहना और मुझे खुद करना, ये दोनों अलग अलग बात है। ये चुनाव लड़ना लड़ाना सदर साहब का काम है।
सदर साहब, अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हुसैन साहब, इश्तियाक साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जिनको नियुक्त करेंगे टिकट दे करके भेजेंगे उनका मैं मदद करूंगा, या हमको देंगे तो हम खुद लड़ लेंगे। लेकिन हमको तो जिस तरह के हमारा जो अनुमान है, जो हम लोगों को जो प्रेस के लोग हैं या जो भी फेसबुक पेज वगैरह से जुड़े होते हैं, उनको ये अनुमान लग जाता है कि राजनीति में क्या होता है। ऐसा अनुमान इसलिए लग रहा है कि पार्टी चाहती है कि आपका जो उत्तरी बिहार का हिस्सा है वो आप संभालते रहें और आप चुनाव लड़ें। उनकी ऐसी मंशा है, वो चाह रहे हैं कि कम से कम आपके बलबूते आपकी जो छवि है राजनीतिक, उसको लेकर के आप चुनाव लड़ें और पार्टी को कम से कम इस इलाके से तो एक सीट आप दिला पाएं। इंशाअल्लाह अगर पार्टी भरोसा हम पर करती है तो एक सीट दिलाएंगे। एक सीट क्या, जो भी मतलब जो भी जवाबदेही देंगी सब में हम कामयाबी दिलाने की कोशिश करेंगे अपने मेहनत से। क्या रणनीति रहेगी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने? नीतीश कुमार तो प्योर फेल है, जंगल राज कह करके आए, लेकिन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ जंगल राज में थे, छोटे मियाँ महाजंगल राज कर दिए। क्या लगता है कोरोना को लेकर के सरकार विफल हो गई है? आपको नहीं लगता कि कामयाबी मिल रही है? टेस्टिंग नहीं हो रही है और लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहे हैं, डॉक्टरों को पीपीई किट नहीं मिल रहा है। कोरोना मामले में डबल इंजन की सरकार जो है, इनकी दोनों इंजन फेल हो चुकी है चाहे वो सेंट्रल वाली में इंजन हो या स्टेट वाली इंजन हो। और छोटे छोटे बोगी जो है बिहार में, हमारे स्टेट में, जिसके इस छोटे वाले इंजन के पीछे जो 38-40 बोगियाँ चल रही हैं, ये तो पूरी तरह से मतलब मटियामेट कर दिया है इन्होंने। फेल ही नहीं, उससे भी ज़्यादा कोई शब्द अगर है उसके लिए वो है ये। आपके ज़िला की सबसे बड़ी समस्या है और आप जहां रहते हैं वहां से महज 2-3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी मुश्किल से होगा, जो ओवर ब्रिज का मसला है। आप जब सांसद प्रतिनिधि थे उस ज़माने में थोड़ी सी पाइलिंग हुई थी, लेकिन अभी भी वो हालात है। अभी जब मैं गुजर रहा था, या जितने भी लोग सीतामढ़ी जाते हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। वो गाड़ियाँ, लंबी लाइन लगी होती है, ट्रेन आती है जाती है, वो फाटक बंद हो जाता है और घंटों एम्बुलेंस फंस जाती है, कई की तो मौत हो गई है। तो क्या लगता है, हालांकि आप शुरू से इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन अगर आप लीडर बन के चुन करके विधानसभा पहुंचते हैं तो ये सबसे ऊपर, हालांकि आपके विधानसभा क्षेत्र में रहे या न रहे, आपके जिला का ये काम है, क्या लगता है कि इसके लिए कोशिश करेंगे आप? किसी भी काम को पूर्ण कराने के लिए पद पे होना जरूरी नहीं है, आदमी का इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। और जब मैं सांसद प्रतिनिधि था उस वक्त माननीय सांसद अर्जुन राय जी ने जो यहाँ पे काम किया था, इसको पूरे बिहार में, पूरे देश से में जितना मतलब काम नहीं मिला था, मतलब राज्य में रेल मंत्री के क्षेत्र में जितना काम नहीं हुआ था, रेल के क्षेत्र में उतना काम अर्जुन राय ने यहाँ किया था, सीतामढ़ी की धरती पर किया था। और उसी उपलब्धियों में एक उपलब्धि ये भी थी, ओवर ब्रिज यहाँ कराना। पूरे बिहार में 2 ओवर ब्रिज हुई थी, मधेपुरा में शरद जी के, और दूसरा यहाँ सीतामढ़ी में। शायद 28 फरवरी था उस तारीख, जिस दिन उसकी 28 फरवरी 2014 था, जिस दिन इसकी जो है शिलान्यास हुई थी। और उस सभा की अध्यक्षता हमने ही की थी, पर सद अफसोस कहना पड़ रहा है उसके बाद वो जनाब हार गए। जनता ने उन्हें हरा दिया। जनता ने जिन्हें चुना वो किसी काम के नहीं रहे, जितना काम हुआ उतना ही काम पे ठप है। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर वो हार गए। आज भी काम उतना ही है। सदन में आवाज़ लोग उठाते हैं, सांसद यहाँ उसके लिए तारीफ के लायक काम करते हैं सदन में आवाज़ उठा करके, लेकिन आवाज़ उनकी नकार खाने में तूती की तरह रह जाती है। अगर भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, सबसे बड़ी समस्या वहाँ जो है बाढ़ की है। अभी जो हालात है, बाढ़ आने की वजह से रास्तों के ऊपर जब पानी चला जाता है और जो पानी उतरता है तो सारी सड़कें खराब हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा मसला है आपके बाजपट्टी का। हालांकि 2 बार से वहाँ जो जनता दल यूनाइटेड के लीडर जीतते रहे हैं और उनको ये लगता था, लोगों को उम्मीद थी कि शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, सरकार उनकी ही है, लेकिन हमको नहीं लगता है। हालांकि बाजपट्टी विधानसभा इस बार अभी भी बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं हुआ है। लोकल विधायक को जूझना पड़ रहा है। जिला में कौन सा प्रखंड बाढ़ प्रभावित घोषित हुआ, सो बता दीजिए। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता दल यूनाइटेड की वो सीट है और वो वहाँ से जो जीत के आई है, सीट किसी की भी हो सिमाब बाबू, सरकार तो राज्य में डबल इंजन की है। जनता तो उनको 2019 में प्रचुर मात्रा में वोट दिया था। 3-3, 4-4 लाख वोट से, जिनकी कोई अब बिसात नहीं थी, जिनकी कोई औकात नहीं थी, वो भी 4-4 लाख वोट से जो है 4-4 लाख वोट से जो चुनाव जीते थे। जो अपना विधायक रहते हुए अपने जिला के घर के बगल के धार्मिक आस्था
के प्रति जी, सीता जी सीता का मैया स्थल। का जन्म स्थली है, जी उनका वो सौंदर्यीकरण नहीं कर सके। माता जानकी के मंदिर में जो आज भी पानी जमा हो जाता है बरसात में, उसका वो निवारण नहीं कर सके, वैसे लोगों को सांसद बना दिया, तो भुगतना तो पड़ेगा क्या ही। लगता है कि धार्मिक भावनाओं पे लोग वोट दे देते हैं, लोग धर्म के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन जो धर्म का भी काम है उनका, जैसे मान लिया कि यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है सीता जी का जो है, तो हमको लगता है कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ सकते हैं। आते ही होते हैं। आपका जिला जो है वो विकसित हो सकता है उस मामले को लेकर के, लेकिन उसमें कोई विकास वाली बात नहीं है और कोई मामला भी न तो लोकल लीडर उठा पाते हैं और न ही वो विकास की जो बात होती है वो होती है। तो मतलब अपने स्तर से भी वो फेलियर है जिस मुद्दों को लेकर ये के। लोग माता सीता और श्री राम जानकी। जी के नाम पर सिर्फ वोट लेना जानते हैं, इनके लिए काम करना इनके बस की बात नहीं है। जैसे तैसे ये इनके प्रकार राम मंदिर के भूमि का पूजन तो कर दिया गया, क्योंकि सिर्फ बिहार विधानसभा को देखते हुए, क्योंकि इन्होंने ये जो कोरोना में सरकार पूरी तरह फेल हुई है, ये अपने पूरे 6 साल की नाकामी कोरोना पे पटक दी है। और इस कोरोना को भी मतलब क्रेडिट अपने ऊपर न लेकर के विपक्ष के ऊपर पटक रही है सरकार जी और इस सब को छुपाने के लिए राम मंदिर का भूमि पूजन करके सारे मुद्दा को गौन कर दिया गया है या गौन करने का प्रयास है। नहीं, लेकिन अभी तो मंदिर का शिलान्यास हो गया, मामला खत्म हो गया, फिर उसके दूसरे दिन होकर के तो वही इशू हो गया। नौजवानों से बात कीजिए, उनके पास रोजगार नहीं है, जो मजदूर है प्रवासी मजदूर वो आ गए हैं, उनके लिए बहुत सारी परेशानी का मसला आप है। वोट दीजिएगा रोजगार के लिए, तब ना रोजगार कोई देगा आपको। आपने वोट दिया था मंदिर के लिए, तो मंदिर बन रहा है लेकिन आपका। आप जैसे युवा तो लोगों को समझा सकते हैं ना, ये बात तो बता ही सकते हैं ना कि हम आपने लोग तो प्रयासरत हैं, हर युवाओं को समझाते हैं, लेकिन जातिवाद और धर्मवाद का जहर इस कदर लोगों के दिमाग में मिला दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है कि युवा सुनते इस कान से निकालते उस कान से। उसी का नतीजा है कि लोग दिल्ली से पैदल आते हैं, बॉम्बे से पैदल आते हैं, गुजरात से पैदल आते हैं, भूखे मरते हैं। हमने कई धर्म में अंधे लोगों को मदद किया, हम लोगों ने लॉकडाउन में रोक रोक के खाना खिलाया, अपने गाड़ी से उनके घर तक पहुंचाया, समस्तीपुर और पूर्णिया तक पहुंचाया लोगों को हम लोगों ने, बिना जात पात और धर्म देखे हुए। आप समझ सकते हैं कि हमने किसको पहुंचाया होगा। जी जी, तो नहीं युवाओं उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया, कहने नहीं मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं तो भैया हम आप क्या कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उनके लिए चैलेंज है ना बड़ा। अभी तो बेरोजगार वो हो गए हैं, फिर अगर अपने अंदर वो सुधार नहीं ला सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां धार्मिक नहीं होती हैं, वो जो धर्म के नाम पर लोगों को उकसाती है, लोगों को बहकाती है, वो अपने फायदे के लिए होता है। लेकिन उस युवाओं को तो सोचना पड़ेगा ना, जो आईआईटी खड़गपुर में पढ़ता है, उसको अगर सीतामढ़ी आना पड़ा लॉकडाउन में तो उसको पैदल आना पड़ा, उसके पास पैसे होते हुए भी उनके पास सरकार मुहैया नहीं कर पाई। लेकिन ये विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें ये सारी चीजें, ये सारा मुद्दा तो आना पड़ेगा ना। आप उन युवा यहाँ मौजूद हैं इस वक्त भी, तो आप उस विधानसभा में तो समझा हम सकते हैं ना लोग उसको। सारी मुद्दे को बिंदुवार जनता के बीच में रख रहे हैं, रखेंगे भी। अगर चुनाव लड़ने का मौका सदर साहब ने हमको दिया, हम लड़ेंगे, या जिनको भी मौका दिया, जिनके लिए भी काम करेंगे चुनाव के में, तो बात रखेंगे युवाओं के बीच में कि आप याद करो 2014 से छोड़ दो, 2019 के बाद से ही याद करो। तो तुमने फुल बहुमत की सरकार बनवाई, तुमने लिए जनता ने सरकार ने क्या किया, अपने नासमझी का प्रयास करते हुए, परिचय देते हुए, एक पागल या मदारी आता है और डमरू बजाता है और उसके पीछे पीछे सब चल देते हैं। तो लॉकडाउन लगाना ही था देश में, तो 540 में उस वक्त केस था लॉकडाउन लगाते वक्त, 500 समथिंग। उस वक्त आप 2-4-10 दिन का समय दे देते कि आप 10 दिन में अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाइए, अब हम देश में लॉकडाउन लगाएंगे, ये परेशानियां नहीं होती। क्या लगता है मोदी जी डिसीजन लेने में इस बार वो फेल हो गए लॉकडाउन को लेकर कब पास किए हैं सो बताइए ना। नहीं, उनका कहना है कि हम बहुत सारे इशू में पास हैं। वो कभी पास नहीं किए हैं, अपना अपना नहीं, आप विरोधी हैं इसलिए आप बोल रहे होंगे इस तरह की बात। लोगों का तो बोलना है कि बहुत विकास किया उन्होंने। सच कहना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। तो मतलब आपको लगता है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया है? कुछ लगता नहीं है, किया ही नहीं। आप युवाओं से पूछिए, जिन युवाओं ने उनको वोट दिया है। अभी मैं साइकिल खरीदने बेटा के लिए गया था मार्केट में, उससे दुकानदार से बात हो रही थी, हमने कहा उनको चाय मंगवाइए, कहा सर माफ़ी चाहते, चाय मत पीजिए बाजार का। तो क्यों भाई? तो कोरोना केस बहुत ज़्यादा है। हम कहते भाई यहाँ पर तो कोरोना बहुत कंट्रोल है, वो मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे काम किए, जिला डीएम ने बहुत अच्छे काम किया। तो उन्होंने पूरा जो है बायोडाटा बता दिया दर्द हमको बताया जी। क्या अच्छा काम किया है। डिटेल का वक्त नहीं है, वरना बताता कि क्या क्या बोले वो। क्या बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे एक मोदी लाइन जी? ये सुन लीजिए कि उन्होंने यही कहा कि कहीं कुछ नहीं है, केस हर जगह है और डाटा छुपाया जा रहा है। डीएम को प्रेशर दे करके कि अगर सीतामढ़ी में 200 जांच हो रही है, उसमें भी 2-4-5 को निकलिए जा रहा है,
उस 5 को भी नेगेटिव कर दिया जा रहा है कि रिपोर्ट ठीक है। किसी का मतलब घर पे बोर्ड नहीं लगा सकते हैं आप। सरकार हर तरह से फेल है। अर्थव्यवस्था पूरे सीतामढ़ी का ही नहीं, पूरे बिहार का ही नहीं, पूरे दुनिया का खराब है, पूरे देश का खराब है। सीतामढ़ी हमने उनको एक लाइन कहा कि तो अर्थव्यवस्था तो 2014 से खराब था, तो नहीं कोरोना में खराब हुआ है। कोरोना में खराब हुआ है। अब इससे आप समझ सकते हैं, सारी बात तो सारा तो बयान कर रहा है, लेकिन 2014 की नाकामी, 2014 से लेकर 19 तक की नाकामी को वो नहीं, उसको वो उपलब्धि जोड़ रहा है वो जनता, वो दुकानदार, वो व्यवसायी। और सारी नाकामियों को कोरोना मैया के नाम पर वो भी जो है तिलांजलि दे रहे हैं कि सब कोरोना का दिन। मोदी जी आएंगे, आप समझ सकते हैं। मोदी जी आएंगे डुमरा हवाई अड्डा मैदान पे। पिछली बार उन्होंने कहा हाँ, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, बस फिर जय श्री राम। पिछली बार उन्होंने कहा सारे मुद्दे होंगे तमाम, प्यार से बोलो जय श्री राम। तो इसको मतलब जय श्री राम बोलने से रोजगार मिल जाएगा? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। भूख प्यास, बच्चों की लाचारी, बेबसी, एक्सीडेंट, सब हमने देखा है। तो श्री राम जी तो भूखे लोग पटरियों पे चलते हुए आए हैं, कटे अर्धनंगे, तरंग भरंग अंग भंग वाला जो है डेड बॉडियां हमने देखी हैं, रूह कांपाने वाली जो है घटनाएं देखी हैं। माएँ बहनें सड़क पर चलते हुए बच्चा जन्म दी हैं, उसके बाद भी चल रही हैं। कोरोना काल में देखा है कि कोरोना पीड़ित महिला अपने बच्चा को खुद जन्म दी। नेताजी श्री राम जी तो यही बोलते हैं ना कि भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ। तो आपका कहना है कि मोदी जी सिर्फ नारा लगाते हैं जय श्री राम का, उनकी जो शिक्षा उस पर अमल नहीं करते? राम जी के नीति पे चलते कहाँ हैं ये लोग? श्री राम जी का इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको तो लगता है कि अब नहीं होना चाहिए, अब तो मंदिर बनाने का शिलान्यास कर दिया, अब क्या करेंगे? अब कौन मुद्दा लेके आएंगे? मथुरा काशी, तो मतलब ये चलता रहेगा, रोजगार नहीं मिलेगा युवाओं को। मुद्दा न होगा बासी, राम मंदिर का मुद्दा न होगा बासी, आगे है मथुरा काशी। मथुरा काशी जी। तो अब चुनाव में आएंगे तो क्या बोलेंगे कि भैया हमको वोट दे दीजिए, हमको सीता जी का मंदिर बनाना है सीतामढ़ी में। सीता जी का मंदिर बनाना है, तो ब्रिज तो नहीं बनेगा। ब्रिज का क्या जरूरत है? तो फिर वही हाल रहेगा। लेकिन आपको, युवाओं को तो आपसे उम्मीद है ना? अगर मौका मिलता है हम लोगों को, हम लोग सदन में पहुंचते हैं, तो हम आपको पहले भी कहा है कि काम करने के लिए पद की जरूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। और मेरे अंदर इच्छा शक्ति है, मैं कोशिश करूंगा काम कराने के लिए। अभी भी प्रयासरत हूं, जहां तहां चिट्ठियां लिखता रहता हूं सरकार को, संबंधित विभाग को, कि काम हो। जिले का जितना युवा है वो किसी भी धर्म का हो, मैंने जहां तक बात किया है, आपकी छवि को लेकर के सवाल नहीं उठा रहा है। क्या कुछ पैसा वैसा देते हैं क्या लोगों को? आप तो आए हैं मेरे घर पर, और सब नेता के यहाँ पे गए, टाइल्स देखे होइएगा घर में, मार्बल देखे होइएगा, बड़ा बड़ा सोफा देखे होइएगा ना, वो ऐसे बेहतरीन टेबल देखा होगा आपने, नेताओं के यहाँ जाते हैं तो टीवी देखा होगा आपने। मेरे घर में क्या देखे सो देख लीजिए, आप अंदाजा लगाइए हम पैसा देते हैं या मोहब्बत देते हैं। नहीं, युवाओं का ये कहना है, नेताजी के नाम से आप मशहूर हैं। शहर में कोई लड़का अगर फंस जाता है, ट्रैफिक का मामला हो, किसी तरह कोई मामला हो, तो वो आप लोकल है यहाँ पर, तो आपको जरूर फोन करता है कि नेताजी से हमकी मदद कर दीजिए। किसी तरह का कोई भी मामला हो, कोई इस तरह का अस्पताल को लेकर के डॉक्टर माफिया हो, किसी तरह की कोई भी बात हो। और हाल के दिनों में आप पर सुनने में आया कि डॉक्टर को आपने समझाया जा करके सही व्यवस्था लागू करने के लिए, तो सुना आप पर उसने फर्जी मुकदमा कर दिया। जी, हम लोगों को जनता जब भी आवाज़ दी है रात के 2 बजे तक, आप ही के गांव का एक मामला था, सैफुल इस्लाम साहब के भाई का मामला था, फ़ोन किया, ब्लड की ज़रूरत है। हालांकि मेरी तबीयत खराब थी, हमने लड़का इंतजाम करके ले जाके दिया उनको, ब्लड उनको मिला। ऐसे ही बहुत सारे लोग, दरभंगा से, कटिहार से, गोरखपुर से कई लोग ने फ़ोन किया कि नेताजी आपके नंबर पर हमको ऐसे ऐसे मिला है, हमको ब्लड की ज़रूरत है हॉस्पिटल में सीतामढ़ी। तो हमारे दोस्त हैं वे हॉस्पिटल के पास अगल बगल में, उन लोगों को फ़ोन किया, वो लोग ब्लड देता है निःशुल्क। तो खून भी अब लोगों को मुहैया करा रहे हैं। और हमको लगता है कि अगले विधानसभा में जब आप, हमारी दुआ है कि आप, हम चाह रहे हैं कि आप विधानसभा पहुंचे, तो युवाओं की जो उम्मीद है उस उम्मीद पे भी खड़े उतरेंगे। उनको लगता है कुछ अच्छा दिन अब उनका आएगा, अब विकास होगा। इंशाल्लाह सदर साहब ने मौका दिया, अगर हम जीत गए तो युवाओं के दिन अच्छे गुजरेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप अगले विधानसभा चुनाव में आप जनता की उम्मीद पर खड़े उतरे। जो युवा आपके साथ खड़ा हुआ है, वो युवा ही असल शक्ति होती है, युवा ही शक्ति है, युवा ही घर के लोगों को समझाता है युवा। हाँ, तो उस युवाओं को आप अगर कामयाब हो जाते हैं बनाने में, तो हमको लगता है कि आपकी मंजिल आसान हो जाएगी इंशाल्लाह।
हाँ, तो चलिए, जुनैद साहब इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और इनका ये मानना है कि पार्टी कोई भी हो, हमारा जो अपना काम है, जो विकास का मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का जो मामला है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि चुनाव हम जीत जाएंगे। ये सबसे बड़ा मसला है, हमारा भी, आपका भी, सबका मसला है कि युवाओं को रोजगार मिले, देश में जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो बेहतर हो सके। और आज हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीतामढ़ी ज़िला के जो सबसे बड़े लीडर है, उत्तरी बिहार में सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, और जुनैद आलम साहब जो इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़ने के मूड में हैं, वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, वो हालात बताएगा। तो हमने आज इनसे बात की युवाओं के रोज़गार को लेकर के, युवाओं के मुद्दों को लेकर के। फिर अगली बार हम किसी और नेता के साथ, किसी और मुद्दे के साथ और विधानसभा चुनाव पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।